डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 3 मानव जनन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया था। यानी कि हमने देखा नर जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीयक लैंगिक अंग। जिसमें हमने प्राथमिक लैंगिक अंग यानी कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में देखा, जिसके अंतर्गत मुख्य जनन अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण आता है जिसे टेस्टिज भी कहते हैं, और द्वितीयक लैंगिक अंग या सहायक लैंगिक अंग जिसे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलते हैं, इसको पुनः दो भागों में बांटा गया था, जिसके अंतर्गत सहायक लिंग नलिकाएं और सहायक जनन ग्रंथि आई थी। सहायक लिंग नलिकाओं में वृषण जालिका जिसको रेड टेस्टिज बोलते थे, शुक्रवाहिका वासा फ्रेंसिया था, अधिवृषण एपिडिडाइमिस था, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, सीसन पेनिस आदि नलिकाएं आई थीं। जबकि सहायक जनन ग्रंथि के अंतर्गत सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रल या कंद्र मूत्र पथ ग्रंथि काउपर ग्लैंड्स आया था। फिर उसमें आपको बताया गया मानव जनन अंग का जो फिगर है आपको दो तरह का दिखाया गया, बताया गया। जो आपको अच्छा लगे आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो आज से हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृषण क्या होता है। तो वृषण के बारे में हम आपको ये बता दें, वृषण को इंग्लिश में टेस्टिज बोलते हैं, और जो वृषण होता है वह मनुष्य में एक जोड़ी के रूप में पाया जाता है, और यह मुख्य नर जनन अंग होता है, जो कि नर का मुख्य जनन अंग होता है। वृषण में होता क्या है, तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है जिसे स्पर्म बोलते हैं। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब देखते हैं वृषण की संरचना किस प्रकार से की गई है। तो हम आपको बता दें जो वृषण होते हैं ये अंडाकार होते हैं। वृषण कैसे होते हैं, तो वृषण अंडाकार होते हैं जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वजन में ये 12 से 15 ग्राम तक होते हैं, और वृषण त्वचा की जिस थैली में स्थित रहते हैं, यानी कि जो वृषण होता है वह जिस थैली में स्थित होता है उस थैली को हम वृषण कोश बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वृषण कोश बोलते हैं, स्कॉटम बोलते हैं इंग्लिश में। और यह जो त्वचा की थैली होती है वह पेरिटोनियम नामक झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली की बनी होती है। वृषण नीचे की ओर लचीले तंतुओं द्वारा वृषण कोश से जुड़ा होता है। मतलब जो वृषण होते हैं वह लचीले तंतुओं द्वारा वृषण कोश से जुड़े रहते हैं, जिन्हें गुबर नैकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, गुबर नैकुलम कहते हैं। वृषण जो होता है यानी कि वह मानव का मुख्य जनन अंग होता है, और जो वृषण कोश होता है यानी कि वृषण जिस थैली में होता है उसको हम वृषण कोश बोलते हैं, जो कि पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बनी होती है। और यह जो वृषण कोश होता है इसका काम क्या होता है, तो यह होता है ताप नियंत्रक की भांति। मतलब जो वृषण कोश होते हैं वह ताप नियंत्रक का कार्य करते हैं वृषण के लिए। मतलब ये वृषण के तापमान को, जो वृषण का तापमान होता है वह शरीर के तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यानी कि वृषण कोश का काम यही है कि शरीर के ताप से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम करके रखना वृषण का ताप, क्योंकि यही ताप शुक्राणुओं के विकास के लिए उपयुक्त होता है। ये जो ताप होता है शरीर के ताप से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, किसका, वृषण का ताप। और यही जो ताप होता है यह शुक्राणुओं के विकास के लिए उपयुक्त होता है। अब आगे बतावें हम आपको, तो जो प्रत्येक वृषण होते हैं वह संयोजी ऊतक के परत से ढके होते हैं।
वृषण जो होता है वह संयोजी ऊतकों की परतों से ढका होता है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं। जो वृषण होते हैं वह किसके बने होते हैं? उसमें बहुत सी कुंडलित नलिकाएं होती हैं, यानी कि कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, और उन्हीं कुंडलित नलिकाओं को हम कहते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमेनिफेरस ट्यूबेल्स। क्या बोलते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूबेल्स या शुक्र जनन नलिका। किसको? यानी कि वृषण किसका बना होता है? तो अनेक कुंडलित नलिकाओं का बना होता है, और उन्हीं कुंडलित नलिकाओं को शुक्र जनन नलिकाएं या सेमेनिफेरस ट्यूबलेस बोलते हैं। इस शुक्रजनक नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि इस शुक्रजनक जो नलिकाएं होती हैं उनमें दो निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला आता है शुक्रजन कोशिका। पहला क्या होता है? शुक्रजन कोशिका। इस शुक्रजन कोशिका में क्या होता है? तो इस शुक्रजन कोशिका में नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सर्टोली कोशिका। क्या होता है? सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? यह शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। यह क्या करता है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। यानी कि आपसे पूछा जाए शुक्राणुओं का पोषण कौन सी कोशिका में होता है, किस कोशिका के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे सर्टोली कोशिका। और यदि पूछा जाए आपसे नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताएंगे शुक्रजन कोशिका में। अब इसके अलावा भी शुक्रजनन नलिकाओं के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उनमें भी कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं अंतराली कोशिका, या आप लीडिंग कोशिका भी बोल सकते हैं। क्या हमने बताया कि शुक्रजनन नलिकाओं के बीच कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं, और उन खाली स्थानों में क्या होते हैं? कुछ और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन्हीं कोशिकाओं को हम बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, जिसको लीडिंग कोशिका भी कहते हैं। और इस कोशिका से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण होता है। क्या होता है? यानी कि अब आपसे अगर कोई पूछता है नर हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका स्त्रावण किस कोशिका से होता है, तो आप बता सकते हैं लीडिंग कोशिका से या अंतराली कोशिका से। कहाँ पाई जाती है? तो यह शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर वृषण का चित्र दिखाया गया है। वृषण का अनुप्रस्थ काट का है और एक वृषण का है, जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। आप फिगर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो बाहरी संरचना आपको ये दिखाई गई है, इसी को हम बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने आपको बताया वृषण एक जोड़ा के रूप में होता है, एक पेयर में होता है। तो आप देख सकते हैं एक पेयर यह होगा और एक पेयर इसके पीछे वाला दृश्य दिखाया जा रहा है, ये जो हम रेड कलर कर दिए। तो इस तरह से ये वृषण हो गए। अब अगर हम आपको बता दें तो इसमें क्या होता है, ये जो अलग अलग वृषण दिख रहे हैं आपको, उसका जो ऊपरी भाग है यानी कि ये वाला भाग जो होता है, ऊपरी भाग को बोलते हैं अधिवृषण का शीर्ष। क्या बोलते हैं? अधिवृषण का शीर्ष। और जैसे कि हमने आपको बताया वृषण जो होता है वह किसका बना होता है, तो अनेक कुंडलित रचनाओं का बना होता है, और उन कुंडलित रचनाओं को ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला जाता है इसको। इसी प्रकार शुक्रजनन नलिकाएं हैं। अधिवृषण का यहाँ पे पुच्छ दिखाया गया, अधिवृषण का ये शरीर हो गया यानी बॉडी हो गया पूरे अधिवृषण का, और ये है शुक्रवाहिनियाँ वास डिफरेंस, इसके अंतर्गत जो इसके अंतर्गत आया हुआ है यहाँ वह हो गया। और उसी में यह नर्वस ब्लड वेसल्स होता है, जो कि नर्वस से जाके जुड़ा होता है। और आगे देखें तो वृषण की जो अनुप्रस्थ काट है उसमें आपको बताया गया है, यहाँ पे फिगर बनाया गया ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ शुक्राणु है, पूर्व शुक्राणु कोशिका है, संयोजी उत्तक, यहाँ अंतराली कोशिका जिसे लीडिंग कोशिका भी बोलते हैं,
शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाओं की यहाँ कोशिकाएं होंगी। यहाँ सर्टोली कोशिका है, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं, प्रारंभिक जनन कोशिकाएं हैं और शुक्रजन नलिका है। तो आप इन दोनों फिगर को तैयार रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र, नामांकित चित्र बनाइए या वृषण का नामांकित चित्र बनाइए। तो जब कहेगा वृषण का नामांकित चित्र तो आपको यह बनाना है, और यदि कहता है वृषण की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए तो यह बनाएंगे नामांकित चित्र। तो प्रयास कीजिए, रेडी करते रहिए। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है वृषण जालिका। तो हम देखेंगे वृषण जालिका क्या होती है। रेड टेस्टिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। होता क्या है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है, जो वृषण होते हैं वे अनेक कुंडलित रचनाओं के बने होते हैं, यानी कुंडलित नलिकाओं के बने होते हैं, जिन्हें शुक्रजन नलिका कहते हैं। तो उन शुक्रजन नलिकाओं में से पतली पतली और भी कई नलिकाएं निकलती हैं, और उन नलिकाओं को हम बोलते हैं वासिफ्रेंसिया। वासिफ्रेंसिया को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। और ये सभी शुक्रवाहिकाएं, सभी वासिफ्रेंसिया बाहर जाकर एक जाल जैसी रचना बनाती है, जिसे हम वृषण जालक यानी कि वृषण जालिका या रेड टेस्टिज कहते हैं। तो एक बार और समझेंगे क्या होता है वृषण जालिका। कि वृषण जो अनेक छोटे छोटे कुंडलित रचनाओं के बनते हैं, उन कुंडलित रचनाओं को यानी कि नलिकाओं को हम क्या बोलते थे, उन्हें हम बोलते थे शुक्रजन नलिका बोलते थे। अब इन शुक्रजन नलिकाओं में से, तो इन शुक्रजन नलिकाओं से भी पतले पतली और भी नलिकाएं निकलती हैं, और ये नलिकाएं जो पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं इनको हम वासिफ्रेंसिया कहते हैं। वासिफ्रेंसिया का मतलब होता है शुक्रवाहिका। और यही जो वासिफ्रेंसिया होते हैं, शुक्रवाहिकाएं होती हैं, बाहर जाती हैं, बाहर जाकर एक जाल जैसी रचना बनाती हैं, और उन्हीं जाल जैसी रचनाओं को हम वृषण जालिका रेड टेस्टिज बोलते हैं। तो अब क्या है शुक्रवाहिका, अभी अभी हमने आपको बताया शुक्रवाहिका के बारे में, जिसे हम वासिफ्रेंसिया कहते हैं। यानी कि जो वृषण जालिकाएं होती हैं, उनकी जो नलिकाएं होती हैं, पतली पतली जो भी नलिकाएं होती हैं, वो बाहर जाकर क्या करती हैं, एक जाल बनाती हैं। तो उन जाल को वृषण जालिका बोलते थे। और ये जो नलिकाएं होती हैं, यानी कि शुक्रजन नलिकाओं से भी जो पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, उन्हीं पतली नलिकाओं को हम वासिफ्रेंसिया कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। अगला हम देखते हैं अधिवृषण क्या होता है। क्या है हमारा अगला टॉपिक, अधिवृषण क्या है। तो अधिवृषण को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो बताया जाएगा अधिवृषण में कि जो वृषण की प्रत्येक शुक्रजनन नलिका होती हैं, उनसे एक एक पतली नलिका निकलती है, और उन पतली नलिका को हमने आपको बताया वासिफ्रेंसिया कहते हैं। और ये सभी वासिफ्रेंसिया, सभी शुक्रवाहिकाएं बाहर जाती हैं, बाहर जाकर एक जाल बनाती हैं, और उस जाल को हम वृषण जालिका बोलते हैं। अब वृषण जालक से, यानी कि ये जो वृषण जालक होते हैं, वृषण जालिकाएं होती हैं, इन वृषण जालिकाओं से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है। इनमें से एक मोटी कुंडलित जैसी नली निकलती है, और उसी नली को हम बोलते हैं अधिवृषण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और इसका जो अंतिम सिरा होता है वह शुक्रवाहिनी बनाता है। क्या बनाता है, शुक्रवाहिनी बनाता है। अधिवृषण का जो अंतिम सिरा होगा वह शुक्रवाहिनी बनाता है, और अधिवृषण में ही शुक्राणुओं का परिपक्व होता है और संग्रह होता है। उसी में वे परिपक्व होते हैं और उनका उसी में संग्रह होता है, स्टोर होते हैं। अब हम देखते हैं वासिफ्रेंसिया क्या है। तो वासिफ्रेंसिया जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो आप कह सकते हैं ये शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाने का कार्य करते हैं। यानी जो शुक्रवाहिनी होती हैं, वास डिफरेंस जो होता है, यह शुक्राणुओं को, जो शुक्राणु होते हैं उनको अधिवृषण से शुक्राशय में लाता है। तो शुक्रवाहिनी का कार्य यही है, शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय तक ले जाना, पहुंचाना।
अगला जो हमारा टॉपिक आता है शुक्राशय क्या है। तो शुक्राशय को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। अब इसको कह सकते हैं शुक्राशय जो होता है यानी सेमिनल वेसिकल क्या है, एक ऐसी ग्रंथि है जो एक जोड़ी के रूप में पाई जाती है। यानी कि आपसे पूछा जाए ऐसी ग्रंथि का नाम बताइए जो एक जोड़ी के रूप में पाई जाए, तो आप क्या बताएंगे? सेमिनल वेसिकल को बता देंगे। यानी कि सेमिनल वेसिकल ही एक ऐसी ग्रंथि है जो जोड़ी के रूप में पाई जाती है और यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होती है। इनकी दीवारों से एक चिपचिपा द्रव निकलता है। यानी कि इनकी दीवारों से एक चिपचिपा द्रव निकलता है जो शुक्राणुओं का पोषण और संरक्षण करता है, यानी कि उनका पालन करता है, पालन पोषण करता है और उनका संरक्षण मतलब उनका रक्षा करता है। अब कहा जा सकता है शुक्राशय द्वारा जो स्रावित द्रव होते हैं, यानी कि शुक्राशय से जो द्रव चिपचिपा द्रव निकलता है उसी द्रव से वीर्य का अधिकांश भाग यानी कि जो स्पर्म होता है उसका अधिकांश भाग बनता है। किससे? शुक्राशय के दीवार से जो द्रव निकलता है, चिपचिपा द्रव निकलता है, उसी से क्या बनता है? वीर्य का अधिकांश भाग बनता है। दोनों ओर के शुक्राशय यानी कि जोड़ी के रूप में होगा तो दोनों ओर होंगे, तो जो दोनों ओर के शुक्राशय होंगे वो आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बनाते हैं। आपस में जब ये दोनों ओर के शुक्राशय मिलते हैं तो क्या बनती है? संयुक्त नली बनती है, जिसे हम सक्लन वाहिनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? सक्लन वाहिनी, इंग्लिश में इजेकल्टरी डक्ट बोलते हैं। इजेकल्टरी डक्ट बोला जाता है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए यानी कि इजेकल्ट डक्ट जो होते हैं यानी कि जो स्खलन वाहिनी होते हैं वह प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में यानी कि यूरेथ्रा में खुलते हैं और शुक्राशय से शुक्राणुओं को यानी कि जो शुक्राशय में शुक्राणुओं का निर्माण होता था वहाँ से वे मूत्र मार्ग में उनको पहुँचा देते हैं। अब देख लेते हैं मूत्र मार्ग यूरेथ्रा क्या है। तो यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र को, यूरिन को बाहर निकालने का कार्य करती है और यह जो पेनिस होता है, सीसन जो होते हैं उनके शीर्ष पर खुलती है। अब देखते हैं सीसन क्या है, पेनिस क्या है। तो हम आपको क्या बता दें, यह नर का बाह्य जनन अंग है। यानी कि नर का बाह्य जनन अंग क्या है? पेनिस, जिसे सीसन बोलते हैं। यह विशेष प्रकार के स्पंजी उत्तकों का बना होता है। किसका बना होता है? यह विशेष प्रकार के स्पंजी उत्तकों का बना होता है और इसका जो ऊपरी फूला हुआ भाग होता है वही क्या कहलाता है? सीसन मुंड कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीसन मुंड, यानी कि जो फूला हुआ भाग होता है। सीसन का कार्य क्या है? तो जो सीसन होता है यह वीर्य को मादा जननांगों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी कि सीसन जो होते हैं, पेनिस जो होते हैं, वे वीर्य को मादा जननांगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अगला हमारा जो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा, जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इसको कहा जा सकता है मूत्र मार्ग के चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है। यानी कि जो मूत्र मार्ग होता है उसके चारों ओर एक ग्रंथि पाई जाती है और उसी ग्रंथि को हम प्रोस्टेट ग्रंथ यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं और इससे एक द्रव का स्त्राव होता है और यह द्रव वीर्य का 15 से 30% भाग बनाता है। और एक विशेष बात, वीर्य में एक विशिष्ट गंध होती है जो कि इसी द्रव के कारण होती है। अगला जो है हमारा काउपर ग्लैंड्स क्या होते हैं, काउपर ग्रंथि क्या होती है, जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल या कंद मूत्रपथ ग्रंथि बोल सकते हैं। तो यह क्या है? तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो कहा जा सकता है प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होंगी उनके नीचे मूत्र मार्ग के दोनों ओर यानी कि मूत्र मार्ग के दोनों ओर मटर के दाने जैसा एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बल्बो यूरिथ्रल या कंद्र मूत्रपथ या काउपर ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्रंथियाँ एक जोड़ी में पाई जाती हैं, यानी कि ये भी ग्रंथियाँ एक जोड़ी के रूप में पाई जाती हैं। इससे भी एक क्षारीय द्रव का स्त्रावण होता है।
यानी कि काउपर ग्रंथि से भी एक प्रकार का क्षारीय द्रव निकलता है जो शुक्र द्रव के गाढ़ेपन को कम करता है और मूत्र मार्ग को जीवाणु विहीन बनाता है। तो इस तरह से हमने देखा मानव जनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी पाठ थे उन पाठ के बारे में हमने डिटेल अध्ययन किया, पूरे डीप में उसे देखा और आप समझे भी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मादा जनन तंत्र के साथ। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, तैयार करते रहिए। तो आज के लिए बाय।